अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान का नाम आते ही जहन में जो तस्वर उभर कर सामने आता है वो ये कि हर फर्द क्लाशनकोफ और स्टिंगर मिज़ाइल लेकर टहल रहा है। कुछ सड़कों पर दौड़ती टूटी फूटी गाड़ियां हैं, बुरके से ढकी ख़वातीन हैं, भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं, लाशों से भरे अस्पताल हैं, स्कूलों पर पड़े ताले हैं और नई कब्रों से भरे कब्रिस्तान हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने नहीं आती वो ये कि उन सब के बावजूद अफ़गानिस्तान एक सुपर पावर है। जी हाँ, ठीक सुना है आपने, सुपर पावर अफ़गानिस्तान। 1992 में यूएसएसआर के ख़ात्मे के बाद एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इस किताब में उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि यूएसएसआर के ख़ात्मे के साथ ही अब आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन का भी ख़ात्मा हो चुका है, यानी अब कोई नज़रिया जन्म लेने वाला नहीं है और लिबरल डेमोक्रेसी हुकूमत की आखिरी शक्ल है जिसकी नुमाइंदगी अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में एक और अमेरिकी दानिश्वर ने इसके ख़िलाफ़ अपना नज़रिया पेश किया जिसको दुनिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जानती है। उसने इस बात को वाज़े किया है कि अब जंगें मुल्कों के दरमियान ना होकर तहज़ीबों के दरमियान में हुआ करेंगी और इन तहज़ीबों में सबसे ज़्यादा ख़तरा उसे इस्लाम से महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि 2030 तक एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस्लाम के पास होगी। चुनांचे उस पूरी किताब के अंदर, उस पूरे नज़रिए के अंदर उसे जो सबसे बड़ा ख़तरा महसूस हुआ वो इस्लाम का था। बहरहाल सुपर पावर अफ़गानिस्तान कहने की एक आम सी दलील ये है कि यूएसएसआर के ख़ात्मे के बाद अमेरिका ने अपने आप को दुनिया का वाहिद सुपर पावर समझने लगा था। लेकिन मौजूदा अफ़गान अमेरिका की जंग में तालिबान ने अपने जंग जीतने का ऐलान कर दिया, जो ऐलान अमेरिका नहीं कर सका। अमेरिकी सदर ने सिर्फ इतना कहा कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए, लेकिन तालिबान ने वाज़े तौर से ऐलान किया कि हम ये जंग जीत चुके हैं। अफ़गानिस्तान जहाँ एक तरफ सुपर पावर बन चुका है जिसको कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन वो सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है, इसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। आइए जानते हैं ये कहानी क्या है। तारीख़ बताती है कि जब भी वक्त की किसी नाम नहाद सुपर पावर की शामत आती है तो वह अफ़गानिस्तान पर हमलावर हो जाती है। 19वीं सदी की सुपर पावर बरतानिया, जिसकी सरजमीन से सूरज गुरूब नहीं होता था, अफ़गानिस्तान में इस दर्जे रुस्वा हुआ कि उसका सिर्फ़ एक फ़ौजी डॉक्टर ब्राइडन ज़िंदा सलामत बच निकलने में कामयाब हुआ, जिसने बरतानवी फ़ौज की अफ़गानों के हाथों बनने वाली दुर्गत की कहानी अपने हमवतनों को सुनाई। 20वीं सदी की सुपर पावर रूस भी बरतानिया की तरह इबरातनाक अंजाम से दो चार हुआ और कम्युनिस्ट निज़ाम समेत सोवियत यूनियन का इस्तेमारी ढांचा शिकस्त का शिकार हो गया, जिसके बतन से दर्जन भर आज़ाद ममालिक को आज़ादी की नेमत नसीब हुई। 21वीं सदी की वाहिद सुपर पावर अमेरिका के हालात से हम लोग वाकिफ़ हैं कि ताकत के नशे में मस्त होकर उसने अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अफ़गानिस्तान पर बराह रास्त हमला किया था, लेकिन अब रात के अंधेरे में वहाँ से निकलने को मजबूर है। आइए थोड़ा रुख करते हैं तारीख़ की तरफ। अफ़गानों का दावा है कि उनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से है और बनी इसराइल के बादशाह साउल हज़रत तालूत की 37वीं पुश्ते एक शख्स कैस अब्दुल रशीद ने हज़रत खालिद बिन वलीद की दावत पर मदीने मुनव्वरा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया। कैस अब्दुल रशीद फ़तेह मक्का की मुहिम में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब रहा। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान उसकी शादी हज़रत खालिद बिन वलीद की साहबजादी से हुई। कैस अब्दुल रशीद वापस कोहिस्तान गौर चलाया, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी दावत इस्लाम की तरवीज और इशाअत में सर्फ की। उनके 3 बेटों की नस्ल अफ़गान या पठान के नाम से अफ़गानिस्तान में मौजूद है। अफ़गानिस्तान में एक मुल्क की हैसियत से सियासी और इंतज़ामी इकाई की मौजूदा शक्ल तो 1838 में इख्तियार की गई, जब अफ़गानिस्तान के हुक्मरान अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान ने मुंतशिर कबाइल को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके एक मरकज़ी हुकूमत की दाग बेल डाली। लेकिन ये मुल्क मुख्तलिफ़ अदवार में किसी न किसी नाम और हैसियत से सफ़े तारीख़ पर उभरता और डूबता रहा।
जिस तरह अफ़गानिस्तान तारीख़ के हर दौर में बर-ए-सग़ीर पर हमलावर होने वाली अक़वाम और अफ़वाज के दरवाज़े का काम देता रहा, इस तरह ये भी दिलचस्प तारीख़ी हकीकत है कि अफ़गानिस्तान तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज़ भी रहा। अड़ोस पड़ोस की मुख्तलिफ़ ताकतें इस पर अपना असर व रसूख कायम करने में हमेशा सरगर्म रही। ये मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट का और बफर शेड की शक्ल इसने हमेशा इख्तियार की। 16वीं और 17वीं सदी में हिंदुस्तान के मुग़लों और ईरान के सफ़ियों के माबैन इस इलाके पर अपना तसल्लुत जमाने की सर्द जंगी भी जारी रही। बरतानिया ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 जंगें लड़ी। आखिरी जंग 1 अक्टूबर 1839 को वायसराय हिंद लॉर्ड ऑकलैंड ने शिमला में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ी। अंग्रेज़ों ने सिखों की मदद से शाह शुजा को अफ़गानिस्तान के तख्त पर विराजमान कराने के लिए अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। दोस्त मोहम्मद ख़ान ने मुकाबला करने के बजाय हथियार डाल दिए। दोस्त मोहम्मद ख़ान ने तो वक्ती तौर पर हथियार डाल दिए और अफ़गान आवाम ने भी वक्ती तौर पर चुप्पी साध ली। लेकिन जो ही उन्हें संभलने का मौका मिला, उन्होंने काबिज़ बरतानवी अफ़वाज के ख़िलाफ़ छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों, घाटियों और बाज़ारों में घात लगाकर बरतानवी फ़ौज का शिकार कर दिया। बरतानवी फ़ौज इन पैदर पे हमलों से आजिज़ आ गई और उसने बहार 1841 में वापसी का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मौसम बहार तक पहुँचते पहुँचते उनकी 16,500 फ़ौज में से बहुत कम तादाद बाकी बची थी, जिसने गैर मामूली हिफाजती इंतज़ामात के साथ अफ़गानिस्तान से जान बचाकर निकलने की कोशिश की। लेकिन अफ़गानों ने इन भागते फ़ौजियों को भी एक एक करके अपना शिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जलालाबाद पहुँचने तक इन 16,500 में से सिर्फ 2 बरतानवी फ़ौज ज़िंदा बचे। अफ़गानों ने इन दोनों को ज़िंदा हालत में वापस बरतानवी हिंद जाने की इजाज़त दी ताकि वो अपने नाक़बत अंदेश हुक्मरानों को अपनी तबाही की दास्तान सुना सकें। इनमें से एक फ़ौजी रास्ते में दम तोड़ गया, जबकि दूसरे ने, जिसका नाम डॉक्टर ब्राइडन था, पेशावर पहुंचकर अपने कमांडरों को अपनी आप बीती बल्कि अंग्रेज़ बीती सुनाई। बरतानिया के वक्त से रूस आमो दरिया के पास खड़ा अफ़गानिस्तान पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रहा था। सितंबर 1953 में शाह महमूद की जगह मोहम्मद दाऊद, जिसको सर मोहम्मद दाऊद कहा जाता था, अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। मोहम्मद दाऊद के दौर में अफ़गानिस्तान रूसी खुफिया एजेंसी KGB का गढ़ बन गया था। KGB अफ़गान माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात मसलन तलबा, ताजरों, मज़दूरों और किसानों में अपने हामी तलाश करने और उन्हें मुनज़्ज़म करके अफ़गानिस्तान को एक कम्युनिस्ट रियासत में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी, और इस अमल में उसे दाऊद हुकूमत का आशीर्वाद भी शामिल था। इसी बीच में अफ़गानिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान PDPA के नाम से कम्युनिस्ट पार्टी की बाकायदा तंजीम और तश्कील वजूद में आई। बबरक कारमल, नूर मोहम्मद ताराकाई और हाफिज़ुल्लाह अमीन उसके नुमाया रहनुमाओं में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने माशरे की अफ़गान और इस्लामी अक़दार का सरेआम मजाक उड़ाना और कम्युनिज़्म की आड़ में इलाहाद और लादीनियत का प्रचार करना शुरू कर दिया। जल्दी कम्युनिस्ट अनाशिर ने हाशिम मेवांदवाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे, तोड़फोड़ और जलाव घेराव की कार्रवाइयों का भी आगाज़ कर दिया। काबुल यूनिवर्सिटी के इश्तराकियत ज़दा यानी कम्युनिस्ट से मुतासिर तलबा और असातिज़ा इस तहरीक में पेश थे, आगे थे। इन मुज़ाहरों के नतीजे में 1967 में मेवांदवाल की छुट्टी कराकर उसकी जगह काबुल यूनिवर्सिटी के रेक्टर नूर मोहम्मद एतमादी को वज़ीर आज़म बना दिया गया। यही वो वक्त था जब इस्लाम पसंद तबका अफ़गानिस्तान में खड़ा हुआ। जब रफ्ता रफ्ता कम्युनिस्ट अनासर जहरियत पर उतर आए, वो मज़हब से मजाक के साथ साथ उन तलबा और तालिबात से बदसलूकी करते जो कुरान पढ़ते या नमाज़ पढ़ते थे। इस सूरत हाल ने मुसलमान तलबा के दिलों में मुनज़्ज़म होने का ख़याल पैदा कर दिया, मगर वो इस मुलिद गिरोह का मुकाबला करने के लिए बहुत कम थे, जिसको मुल्क के अंदर कम्युनिस्टों और मुल्क से बाहर एक सुपर पावर की हिमायत हासिल थी और ख़ुद हुकूमत वक्त जिनकी पुश्त पनाह थी। इसी दरमियान में 2 ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने इस्लाम के मुखलिस और शैदाई नौजवानों की आँखें खोल दी और उन्होंने समझ लिया कि अब इलाहाद और दहरियत का मुकाबला बग़ैर किसी तंजीम की शक्ल के नहीं किया जा सकता, बग़ैर मुनज़्ज़म हुए इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। चुनांचे 2 वाक़े इस ज़िम्न में बड़े अहम हुए। एक वाक़या कुरान करीम की बेहुरमती का पेश आया,
जब कुछ गिरोह कम्युनिस्टों ने कुरान पाक को नऊज़ुबिल्लाह फाड़कर यूनिवर्सिटी की एक 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। दूसरा वाक़या इस्लाम के ख़िलाफ़ इंतहाई दिल आज़ार मवाद रखने वाली फ़िल्म की नुमाइश का था। इस फिल्म ने मुसलमानों के सीने में गम व गुस्से की आग भड़का दी। इसके अलावा कुछ मार्क्सी जो इंतहा पसंद थे, उन्होंने लेनिन को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुशाबे करार देने की जसारत की। दुरूद लेनिन को तहरीर और तकरीर के दौरान कसरत से इस्तेमाल किया जाने लगा। ये दुरूद लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार में शाया होने वाली एक नज़्म थी, जिसमें लेनिन पर दुरूद भेजने की नापाक जसारत की गई थी। इन इश्तियाल अंगेज़ सरगर्मियों के रद्दअमल के तौर पर एक रोज़ 16 हमख्याल तलबा यूनिवर्सिटी की जाम मस्जिद में जमा होते हैं। इस इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुश्तरका लाए अमल के मुताबिक काम किया जाएगा, कलेक्टिवली कुछ काम किया जाएगा। कैंपस में कम्युनिज़्म के जो असरात बढ़ रहे हैं, इस तूफ़ान को रोकने की कोशिश की जाएगी। और फिर इन नौजवानों ने चिराग से चिराग रोशन करते हुए बहुत जल्द यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा को अपना हम ख्याल बना लिया। इन तलबा ने नौजवान इस्लाम के नाम से बाकायदा एक तंजीम को मुनज़्ज़म किया, एक तंजीम का नाम दिया जिसके बानी अरकान की तादाद सिर्फ 16 थी। इस तहरीक ने बहुत जल्द यूनिवर्सिटी के दीगर जो शोबे जात थे और दूसरे जो तालीमी इदारे थे, उनके तलबा के दिलों में भी घर करना शुरू कर दिया। रियासती तशद्दुद और कम्युनिस्टों की गुंडागिर्दी के बायस ये तंजीम सरेआम अपनी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती थी, लिहाजा उन्होंने बहुत एहतियात के साथ और हिकमत अमली के साथ अपनी सरगर्मियों को मरबूत किया। जब ये इस्लाम पसंद तलबा अपने आप को मुनज़्ज़म कर चुके और एक सांचे में अपने आप को ढाल चुके, तो उनकी दावत तालीमी इदारों में सिरायत कर गई, तो उन्होंने इश्तराकी कूचागरों को सरेआम चैलेंज करना शुरू कर दिया। आमतौर से ये बात कही जाती है कि रूस ने 27 दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें उतारी, और वो भी वहाँ के हुक्मरानों की दरख्वास्त पर, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। दरअसल रूस अफ़गानिस्तान में अपने असर और रसूख को कायम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अपना रहा था। एक तरफ वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें दाऊद, नूर मोहम्मद तारकाई, हफीज़ुल्लाह अमीन और बबरक कारमल शामिल थे। तो दूसरी तरफ वो अफ़गानिस्तान में मौजूद कम्युनिस्ट अनासर की पुष्ट पनाही कर रहा था, उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा था। रूसी फ़ौजें दाऊद के वक्त से ही अफ़गानिस्तान में अपने अहदाफ की तकमील में मसरूफ़ थी। दाऊद ने जब ज़ाहिर शाह के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत के ज़रिए इनकलाब बर्पा किया, तो इस अमल में रूसी फ़ौज की अमली और असलही मदद शामिल थी। तारकाई का इनकलाब तो कम्युनिस्ट इनकलाब ही था, इसलिए उसे इनकलाब सौर यानी सुर्ख इनकलाब कहा जाता था। नूर मोहम्मद तारकाई के बाद अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार दूसरे कम्युनिस्ट रहनुमा और रूस की कठपुतली हफीज़ुल्लाह अमीन के हाथों में आ गया। उन्हीं की हुकूमत में रूस ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में उतार दी और अफ़गानिस्तान पर बराह रास्त हमला कर दिया और अपने वफ़ादार हफीज़ुल्लाह अमीन और उसके ख़ानदान को मौत के घाट उतार दिया। रूस के अफ़गानिस्तान पर बराह रास्त हमले करने के बाद से ही वहाँ की तहरीक इस्लामी ने मुसल्लह बगावत शुरू कर दी और उन्होंने हथियार उठा लिए। इस वक्त वहाँ पर 2 मरकज़ी कायदीन और उनकी 2 मरकज़ी जमातें मौजूद थीं। एक जमीयत इस्लामी जिसके कायद प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी और दूसरी हिज़्ब इस्लामी हिकमत यार की क़यादत में रूसियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। इनके अलावा और भी बहुत तंजीमें थीं जिनमें अगरचे कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन जब रूसी जारियत के ख़िलाफ़ ये जंग शुरू हुई, ये मारकर कारज़ार गर्म हुआ, तो इन तंजीमों को अपनी अपनी तमाम तंजीमी तरजीहात और इख्तलाफात के बावजूद इन्होंने मुत्तहिद होकर रूस का मुकाबला करना शुरू कर दिया। रूसी हमले के 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुजाहिदीन ने मुल्क के कोने कोने में रूसी काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयों के ज़रिए दुश्मन के होश उड़ा दिए। अफ़गान मुजाहिदीन की जंग गोरिल्ला तर्ज की थी, जिनमें मुजाहिदीन अचानक हमले के ज़रिए से दुश्मन को ज़रब लगाकर रफू चक्कर हो जाते। गोरिल्ला कार्रवाइयों में तो उन्हें काबिज़ रूसी फ़ौज पर बरतरी हासिल थी। उनके पास टैंक शिकन मिज़ाइल, रॉकेट लॉन्चर और दूसरा असला मौजूद था जो बड़ी महारत से दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। रूसी हुकूमत अपने आवाम को अफ़गान जंग के बारे में ये सब बातें बताती नहीं थी और अपने आवाम से ये तमाम बातें वो छुपाती थी। बिलाखिर मार्च 1985 में वहाँ का सदर मिखाइल गोर्बाचोव रूस का सदर बना, जिसने पहली मर्तबा 1986 में अफ़गानिस्तान को रूस के लिए रिश्ता व नासूर करार देकर इस हकीकत का एतराफ़ कर लिया।
इस जंग में एक नया मोड़ तब आया जब मुजाहिदीन को अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल फराहम कर दी। मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल के इस्तेमाल से पहले भी ज़मीनी कार्रवाइयों में अपने दुश्मनों पर बरतरी हासिल थी, लेकिन अब जबकि मुजाहिदीन ने रूसी बमबार तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टरों का चिड़ियों की तरह शिकार शुरू कर दिया तो रूस की फ़िज़ाई बरतरी भी ख़त्म होकर रह गई। बहरोबर, हवाओं, फ़िज़ाओं और खिलाओं की तस्खीर के दावेदार रूसी अब बकौल उनके अनपढ़, गंवार, जदीदियत से नाशना अफ़गान मुजाहिदीन के हाथों पूरी तरह निशाना बन रहे थे। आखिरकार वही हुआ जो होना था। रूस अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा गया। नतीजतन वहाँ की कठपुतली हुकूमत और रूस के दरमियान जिनेवा मुआहदा हुआ, जिसकी आड़ में 15 मई 1988 को 12,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल उसका पहला दस्ता अफ़गानिस्तान से वापसी के लिए रवाना हुआ और 15 फरवरी 1989 को उसका आखिरी दस्ता भी दरियाए आमू अबूर कर गया। आखिरी शख्स जिसने शिकस्त के एहसास से बोझल दिल के साथ दरियाए आमू अबूर किया, अफ़गानिस्तान में तैनात रूसी फ़ौज का कमांडर जनरल ग्रामोफ था। कहा जाता है कि जनरल ग्रामोफ ने आमू पुल से गुजरते हुए दरिया में ख़ुदकशी करने की कोशिश की, जिसको उसके साथियों ने नाकाम बना दिया। तजिया निगारों ने इस डूबने वाले जहाज़ का ज़िंदा बचने वाला कप्तान करार दिया। आमतौर से बात मशहूर की गई कि अफ़गान मुजाहिदीन को अमेरिका ने मदद फराहम की और उनकी फराहम करदा स्टिंगर मिसाइल की वजह से उनको जीत मिली, लेकिन ये एक तरह का झूठ है जो फैलाया जा रहा है। इस जंग में अमेरिका बहुत बाद में शामिल हुआ और स्टिंगर मिसाइल भी उसने मजबूरी की हालत में दी। इसको इस तरीके से बयान किया जाता है कि मुजाहिदीन ने अपने रवायती हथियारों से अफ़गान फ़िज़ाइयों का एक तैयारा मार गिराया। रूस की तरफ से इल्ज़ाम लगाया कि तैयारा अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल से गिराया गया, हालांकि उस वक्त तक स्टिंगर मिसाइल मुजाहिदीन को फराहम नहीं की गई थी। इस मजबूरी में अमेरिका ने उनको स्टिंगर मिसाइल देना मुनासिब समझा। और अगर मान लिया जाए कि अमेरिका की मदद से अफ़गान मुजाहिदीन जीते, तो सवाल ये बनता है कि अब अमेरिका अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जब अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए आया, तो आखिर वो क्यों हार गया और क्यों वहाँ से उसको भागना पड़ा। रूस तकरीबन 10 साल अफ़गानिस्तान पर काबिज़ रहा। 15 लाख अफ़गानों को मौत की नींद उसने सुला दिया। 10 लाख जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए। 1 करोड़ 80 लाख की आबादी में 60 लाख रूसी मजालिम से बचने के लिए हिजरत पर मजबूर हुए। लेकिन इस जिहाद के जो नताइज अफ़गानिस्तान को और अफ़गान आवाम को मिलने थे, वो उनको नहीं मिल सके। और रूस की फ़ौज के निकलने के बाद, अफ़गानिस्तान से वहाँ रूस के निकलने के बाद, वहाँ कोई अबूरी हुकूमत न बनने के नतीजे में अफ़गान खाना जंगी का शिकार हो गया और मुजाहिदीन खुद आपस में भी लड़ने लगे और मुजाहिदीन कभी कम्युनिस्ट से लड़ने लगे और कभी कम्युनिस्ट जनरल के जो मिलिशिया हैं उनके दरमियान ये जंग होने लगी। वो मुजाहिदीन जो अब तक अपने इख्तलाफात को बुलाकर मुत्तहिद होकर रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन अब बदलते हालात में पश्तू ताजिक असबियत उनके अंदर जाग उठी और जो अब तक नज़रियाती दोस्त थे वो अब दुश्मन बने। गुलबद्दीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद एक दूसरे के लिए नाकाबिल कबूल थे। अमेरिका और कम्युनिस्ट जर्नलों की तरजीह अव्वल भी यही थी कि मुजाहिदीन की सफ़ों में नस्ली तासुबात उबार कर उन्हें बाहम पर सर पैकार कर दिया जाए, उनको आपस में लड़वा दिया जाए। अफ़गान जिहाद के ये दोनों हीरो रूस को ज़ेर करने के बाद दुश्मन की इन साजिशों का बड़ी आसानी के साथ शिकार हो गए। मुख्तलिफ़ अफ़गान गिरोहों के दरमियान खाना जंगी जारी थी। इन सब कन्फ्लिक्ट के दरमियान, इस सब इंतशार के दरमियान में अक्टूबर 1994 में कंधार के उफ़क़ से तालिबान नबूदार हुए। ये अफ़गान मुहाजिरीन के वो बच्चे थे जो पाकिस्तान में क़याम के दौरान मुख्तलिफ़ दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम थे। इनको पुरअसरार बंदे कहा जाता है। आम तौर से लोग इनको पुरअसरार बंदे कहते हैं। ये पुरअसरार बंदे किसकी तख्लीक थे और किस था, ये एक अलग मौजू है और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें बयान करते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि तालिबान के नाम पर जिन अफराद ने कंधार से काबुल तक और फिर मज़ार शरीफ तक पेशकदमी की और आंधी और तूफ़ान की तरह अफ़गानिस्तान के उफ़क़ पर फैल गए, हत्ता के मुजाहिद कमांडर जिन्होंने रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त देकर उसको पारा पारा कर दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, इस उभरती हुई क़ुव्वत का जिसको तालिबान कहते हैं उसका मुकाबला ना कर सके और बाज़ बग़ैर मज़ाहमत के, जबकि बाज़ मामूली मज़ाहमत के बाद पसपाई पर मजबूर हो गए। उन्होंने बतदरीज पेशकदमी करते हुए जिहादी रहनुमाओं और कमांडरों को गैर मुअस्सर कर दिया और काबिल ज़िक्र मज़ाहमत के बग़ैर मुल्क पर
कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान के नाम से मौसूम और उनके लिबास में मलबूस ये अफराद फ़ाइटर तैयारे उड़ाते, मुखालफिन के ठिकानों पर बमबारी करते, टैंक, मिलिट्री बैरल, तोपें, हैवी मशीन गन और रॉकेट चलाते और हर किस्म के जदीद असलहे के इस्तेमाल पर ये कुदरत रखते थे, चलाने की सलाहियतें रखते थे। कहा जाता है कि तालिबान के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर समेत उनकी अक्सरियत मौलाना समीउल हक के मदरसे हक्कानिया अकोड़ा खटक से फारिग तहसील थे। तालिबान ने सिर्फ 5 साल हुकूमत की। इस मुद्दत में उन्हें जो कामयाबी मिली वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। सबसे पहले उन्होंने मुल्क भर में बिखरे शिराज़े को एक जगह जमा करने की कोशिश की, आबादी को गैर मुसल्लह करने की कोशिश की और तकरीबन 95% उनको इसमें कामयाबी मिली। उन्होंने एक मरकज़ी हुकूमत की बुनियाद डाली, एक मरबूत और मुस्तकम हुकूमत जिसका हुक्म और कानून लोगों पर नाफिज हो। चौथी बड़ी कामयाबी जो दुनिया के लिए हैरत अंगेज़ थी वो ये कि 75% अफ़ीम की पैदावार उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने इंसानी हुकूक़ की बहाली की, लोगों को आज़ादाना और साफ़ सुथरा इंसाफ दिलाया जिसके लिए कुछ खर्च करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। तालिबान के हवाले से ये बात कही जाती है कि वो औरतों के बड़े दुश्मन हैं और इस हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि तालिबान की शुरुआत ही औरतों की हिफाजत से हुई। जब कंधार के गांव में एक बदमाश ने 2 नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर लिया और उनकी आबरूरेज़ी की, मदरसे के मुदर्रिस ने अपने तालिबो इल्मों को साथ लेकर 16 राइफ़लों की मदद से उस शख्स पर हमला कर दिया और बच्चियों को आज़ाद करा लिया और उस शख्स और उसके साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। इस खबर के बाद लोग इस तहरीक में शामिल होना शुरू हो गए। इस तरह अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों और कंधार में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस दोबारा शुरू की, जिनमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की तादाद थी। हाँ, वो को एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं और औरतों के लिए अलहदा तालीम चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो ख़वातीन की तालीम के ख़िलाफ़ हों। औरतों के हवाले से उनका रवैया अगर जानना हो तो यूएन रेडली की किताब इन द हैंड्स ऑफ तालिबान पढ़नी चाहिए। स्कॉटलैंड की मशहूर सहाफ़ी जब उनकी कैद में थी तो उनके साथ उनका क्या रवैया था, इस किताब में यूएन रेडली ने बयान किया है, जिससे मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे की हवा निकल जाती है। बाद में इस खातून ने अपने मुल्क में जाकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। इन सबसे बढ़कर तालिबान का जो कारनामा है, जिसकी मिसाल दुनिया का कोई मुल्क पेश नहीं कर सका, वो ये कि हुक्मरानों ने सादा तर्ज ज़िंदगी को अपना शार बनाया और अपना म्यार ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्टाइल आम अफराद के बराबर रखी। मुल्ला उमर, उनके शूरा के मेम्बरान अरकान, उनके सूबाई गवर्नर और दीगर उनके जो हुकूमत के जो ऑफिसर्स थे वही खाना खाते थे जो आम और गरीब आदमी को मैसर था। उन्हीं बोसीदा घरों में रहते थे जिनमें अफ़गान आमतौर से रहते हैं। उन्होंने अपने लिए कोई प्रोटोकॉल ना रखा, मसाजिदों को सेंटर बना लिया गया। हुक्मरानों के दरवाजे आम आदमी के लिए हर वक्त खुले रहते थे, कोई भी आए और उनसे बात कर सकता था, हुक्मरानों से मिल सकता था और उन तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकता था। लेकिन ये सब दुनिया के जालिम और जाबिर लोगों को कहाँ रास आने वाला था। दुनिया के जालिम और जाबिर लोग ये समझ रहे थे कि अगर इस तरीके की मिसालें, इस्लामी तालीमात का ये ज़ाहिरी पहलू, नुमाया पहलू लोगों के सामने वाज़ेह हो गया तो फिर हमारी हुकूमत का क्या होगा। चुनांचे उन्होंने 9/11 का बहाना बनाकर अमेरिका बहादुर ने उन पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इसका इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन पर रखा जो उस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद था। अमेरिका ने तालिबान हुकूमत से बिन लादेन को हैंड ओवर करने को कहा। मुल्ला उमर ने अपने मेहमान को अमेरिका के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर अमेरिका के पास इन वाक़यात में उसामा के मुलव्विस होने के शवाहिद हैं तो वो सबूत पेश करे ताकि अफ़गानिस्तान में उसामा पर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन अमेरिका जहरियत पर, जुल्म और जबर पर उतार आया था। अक़वाम मुत्तहिदा से एक रिजोल्यूशन पास कराया और नेटो की अस्करी क़ुव्वत के ज़रिए अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। 17 अक्टूबर 2001 पीर का दिन उस वक्त दहशतगर्दी और जुल्म व सितम का एक सियाबाब बन गया जब 9:40 पर आलमी दहशतगर्द अमेरिका और उसके चेले बरतानिया ने दुनिया के सबसे कमज़ोर और नादार मुल्क पर आग और बारूद की मुसलसल बारिश करके दर्जनों मासूम शहरियों को खाक व खून में लथपथ करके रख दिया। अमेरिका ने आखिर इस दरमियान में ऐसी कौन सी तहकीक कर ली थी जिसमें बात साबित हो चुकी थी कि इस हमले में उसामा बिन लादेन का हाथ है और वो उसामा बिन लादेन का जो है अफ़गानिस्तान से मुतालबा करने लगा।
ये बात माना कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबानी हुकूमत थी उस वक्त जाहिल और अनपढ़ थी, लेकिन अमेरिका के लोग तो दानिश्वर हैं, अमेरिका के लोग तो समझदार हैं, आखिर उनको इस पर तहकीक करनी चाहिए थी। 9/11 के वाक़यात की एक तफसीली जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, एक कमीशन बनना चाहिए था और उसके बाद अमेरिका को कोई स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन अमेरिका ने आनन फानन में बग़ैर किसी तहकीक के अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका ताकत के नशे में ये भूल चुका था कि उसने अफ़गानिस्तान में कदम रखा है जो आलमी ताकतों के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसका जोश बहुत जल्द ठिकाने लग गया और कुछ ही दिन बाद उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उनके डिफेंस मिनिस्टर को कहना पड़ा कि हम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों बाद उनका डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट जारी किया और आखिरकार अमेरिका ने अपनी इज़्ज़त को बचाते हुए तालिबान के साथ दोहा मुआहदा कर लिया। ये मुआहदा 12 साल के तवील तरीन बहस मुबाहिसे के बाद आखिरी शक्ल में अब सामने आए। इस मुआहदे के मतन में 16 मरतबा एक ही जुमला लिखा गया है, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान, जिसको अमेरिका एक मुमलकत के तौर पर तस्लीम नहीं करता और तालिबान के नाम से जाना जाते हैं। गोया कि अमेरिका अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखना चाह रहा था कि अगर हम ये बात कहेंगे कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान और ये जुमला नहीं जोड़ेंगे कि हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं, तो इससे हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन ये एग्रीमेंट का एक पहलू होता है कि जब आप किसी ताकत से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक ग्रुप से एग्रीमेंट कर रहे हैं, गोया कि आप उसको तसव्वुर कर चुके हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर बार बार ये बात लिखी गई कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान, जिसको अमेरिका एक मुमलिकत के तौर पर तस्लीम नहीं करता, ये बड़ी मज़ाक़ का खेज़ है। इसी तरह मुआहदे में जार ताकत की हैसियत से अमेरिका ने न अपनी गलती तस्लीम की और न अफ़गान कौम से इन मज़ालिम और कत्लेआम पर माफ़ी मांगी जो गुज़िश्ता 19 साल में अमेरिकी और इसके इत्तेहादी अफवाज की जाहिरियत के नतीजे में वहाँ पर पैदा हुई। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदे, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट अपने अंजाम को पहुँचा, ज़िल्मे खलीलज़ादे ने दोहा में तालिबान के साथ जिस मुआहदे पर दस्तखत किए, तकरीबन 19 साल क़ब्ल अप्रैल 1998 में अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर बिल रिचर्डसन यही कुछ तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर से मनवा चुके थे। रॉय गेटमिन की किताब हाउ वी मिस्ड द स्टोरी उसामा बिन लादेन द तालिबान एंड द हाईजैकिंग ऑफ अफ़गानिस्तान में दर्ज है कि तालिबान ने न सिर्फ जंगबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की थी, बल्कि शुमाली इत्तेहाद के साथ वो बातचीत के लिए भी तैयार हो गए थे। और अब 19 साल के बाद 1.5 लाख अफ़गानों की हलाकत और खरबों डॉलर के बाद भी वही नतीजा निकले तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन दरअसल बात यह है कि ताकत के नशे में चूर आलमी ताकतों को अक्ल बाद में आती है, उनको इंसानी खून से मतलब होता है। अगर अमेरिका इस एग्रीमेंट को जो 1998 में किया जा चुका था अगर मान लेता, तो ये 19 साल के दरमियान में जो जितना खून खराबा इंसानियत का हुआ है, जितने अफराद जो है मौत के घाट उतार दिए गए हैं, जितनी जो है पैसे की बर्बादी हुई है, ये सब नहीं होती। लेकिन इन आलमी ताकतों को अक्ल बाद में आती है। इस मुआहदे के बाद अब पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान पर लगी हुई हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है, आखिर तालिबान चाहते क्या है, आखिर तालिबान चाहते क्या है। अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये नायब अमीर तालिबान सिराजुद्दीन हक्कानी का मज़मून वाट वी द तालिबान वांट इस मसले में हमारी रहनुमाई करता है। इस मज़मून में उन्होंने साफ कहा है कि हम जो है जंग करने के मूड में नहीं थे, हमारा जंग करने का कोई प्लान नहीं था, ये हमारा कोई इंतखाब नहीं था, बल्कि जब हम पर ये जंग मुसल्लत कर दी गई तो हम अपना दिफा करने पर मजबूर हो गए। उसके बाद वो कहता है कि मुझे यकीन है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला और मुदाखलत से निजात के बाद हम मुश्तरका तौर पर एक इस्लामी निज़ाम के लिए राह हमवार करेंगे, जिसमें बराबरी की बुनियाद पर तमाम अफ़गानों के हुकूक महफूज होंगे। तालीम और रोज़गार समेत ख़वातीन के वो तमाम हुकूक महफूज होंगे जो इस्लाम ने उनको दिए हैं। इसी तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ गिरोह के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम किसी गैर मुल्की दुश्मन के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो सकते हैं तो बाहमी इख्तलाफात को अफ़वाम तफ़हीम से ऐसे तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारे हम वतन बहुत जल्द इस तारीख़ी मुआहदे पर अमल दरामद के बाद तमाम गैर मुल्की अफवाज के इनखला का मुशाहिदा करेंगे, उनके निकलने का मुशाहिदा करेंगे। जब हम इस मरहले के करीब पहुँच रहे हैं तो ये भी मुमकिन है कि बहुत जल्द हम अपने तमाम अफ़गान भाइयों और बहनों के साथ मिलकर पायदार अमन
और एक नए अफ़गानिस्तान की बुनियाद की तरफ तहरीक का आगाज़ करेंगे। दीगर ममालिक में मुकीम तमाम अफ़गान शहरियों को अपने मुल्क और घर की तरफ वापस आने की दावत दी जाएगी, जहाँ हर एक को इज़्ज़त और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल होगा। लेकिन इस मुआहदे पर अमल करने के बाद आलमी ताकतों की नींद उड़ चुकी है। अमेरिका अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल चुका है, लेकिन प्रोपेगेंडा वार अभी भी जारी है। मीडिया में एक बार फिर कोहराम मचा हुआ है और स्क्रीन पर एक ही हेडलाइन है, तालिबान आ रहे हैं। अब लोगों को कत्ल किया जाएगा, औरतों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और जुल्म व तशद्दुद का तूफ़ान गर्म होगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा वार ज़्यादा चलने वाला नहीं है, अनकरीब ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ख़दशा जिसका इज़हार किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज के निकलने के बाद वहाँ आपसी खाना जंगी हो जाएगी, जिस तरीके से रूस वहाँ से निकला और उसके बाद जो इंतशार की कैफियत हुई, आपस में खाना जंगी हुई, अब भी इस बात का ख़दशा किया जा रहा है कि अमेरिका के निकलने के बाद वहाँ आपसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी। देखना यह है कि तालिबान इस सूरत हाल से किस तरह निपटते हैं, और अगर खाना जंगी में कोई और आलमी ताकत कूद जाती है तो फिर उसका भी वही असर होने वाला है जो इससे पहले की ताकतों का हुआ है। वो कौन है, वो ताकत कौन सी है, ये अभी सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम एक बार फिर दूसरी वीडियो के साथ आइंदा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।